का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। भूसा बनाने वाले स्ट्रा रीपर यंत्र पर संपूर्ण जानकारी। पान की उन्नतशील किस्में एवं पान बरेजा निर्माण पर जानकारी। आंवला के बागों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई गेहूं की कटाई कंबाइन से करने लगे हैं, लेकिन उन किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है पशुओं के लिए भूसे की। इनकी इसी समस्या को देखते हुए कृषि अभियंताओं ने स्ट्रा रीपर यंत्र का निर्माण किया है, जिसके उपयोग करके पशुओं के लिए भूसा भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः स्ट्रा रीपर यंत्र कैसे काम करता है, इस यंत्र की कीमत कितनी है एवं इस पर शासन द्वारा कितना अनुदान है, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। वर्तमान में गेहूं की फसल परिपक्व है, चूँकि इसकी कटाई चल रही है। आजकल के अधिकांश किसान भाई इसकी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से करवाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर से मात्र गेहूं की बालियां ही कटती हैं, शेष फसल का भाग खेत ही में रह जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने स्ट्रा रीपर यंत्र का आविष्कार किया, जिससे खेत में बचे गेहूं की फसल के अवशेष के द्वारा भूसे का निर्माण होता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस यंत्र की कार्यविधि के बारे में। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में इस यंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है वहां पर पत्थर या ईंट के टुकड़े ना हो, क्योंकि यदि खेत में पत्थर अथवा ईंट के टुकड़े हुए तो वह इस यंत्र के ब्लेडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी इन ब्लेडों को घूमते हुए देख रहे हैं। ब्लेड गेहूं के अवशेषों को कटर में ले जाते हैं। कटर में दांते लगे होते हैं, जिससे फसल के अवशेष भूसे में परिवर्तित हो जाता है और फिर ड्रम में चला जाता है, जहां इस पाइप द्वारा हवा के दबाव के कारण वह ट्रॉली में भेजा जाता है। ट्रॉली में जहां पाइप जुड़ा होता है वहां एक जाली होती है, जिससे उसमें कंकड़ पत्थर नहीं जाते हैं और आपको साफ सुथरा भूसा प्राप्त होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब ट्रॉली भूसा से भर जाती है तो पाइप के इस हिस्से से भूसा निकलने लगता है, अतः आपको तुरंत ही दूसरी ट्रॉली लगानी चाहिए, अन्यथा मशीन जाम हो जाती है। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं इसकी देखरेख के बारे में। यह मशीन ट्रैक्टर के द्वारा ही चलती है, अतः ट्रैक्टर का आरपीएम 1500 होना आवश्यक होता है। अब जो देख रहे हैं उसे गियर बॉक्स कहते हैं। यह मशीन का मुख्य भाग है, जो कि ट्रैक्टर में एक सॉफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है। सॉफ्ट जब घूमती है तो गियर बॉक्स अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इसके बाहरी भाग में बेरिंग होती है, उसमें समय समय पर ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। साथ ही गियर बॉक्स में ऑयल भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए एवं मशीन चालू करने से पहले गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक करना जरूरी होता है, अन्यथा गियर में घिसावट अधिक ज्यादा होती है। तथा ड्रम में लगी ब्लेडों को भी समय समय से चेक करना चाहिए।
घिसे हुए ब्लेडों को बदल देना चाहिए और मशीन के घूमने वाले भागों पर 2 से 3 दिन के अंतर पर ग्रीसिंग एवं ऑयलिंग करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, समय समय पर ढीले पुर्जों को कसना चाहिए। ऐसा नहीं करने से मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अब चर्चा करते हैं इस मशीन की कार्यक्षमता एवं कीमत के बारे में। इस मशीन के द्वारा 40 मिनट में 1 ट्रॉली भूसा तैयार हो जाता है और 1 एकड़ खेत से लगभग 2 ट्रॉली या 6 बैलगाड़ी तक भूसा प्राप्त हो जाता है। 1 ट्रॉली भूसा बनाने में लागत लगभग 400 रुपए आती है तथा इस मशीन का किराया 800 रुपए होता है। इस यंत्र की कीमत लगभग 2,75,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा इस यंत्र की खरीदी पर 25,000 से 30,000 रुपए का अनुदान देय है। यह केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल से प्राप्त की जा सकती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पान एक व्यावसायिक फसल है जिसकी खेती अपने प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े स्तर पर की जाती है और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी छोटे स्तर पर इसकी खेती की जाती है। जो किसान भाई नया बरेजा निर्माण कर पान की रोपाई करने वाले हैं, उनके लिए बरेजा निर्माण और रोपाई का ये उचित समय है। चूंकि पान की रोपाई कर देने के पश्चात 2 से 3 वर्ष तक पान बरेजे से उत्पादन प्राप्त किया जाता है, इसलिए बरेजा निर्माण एवं रोपण प्रक्रिया को सावधानी से अपनाने की आवश्यकता होती है। मैं विजय चौरसिया गांधीग्राम में रहता हूँ। अब मैं ये थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ। पान की खेती करते तो हैं पर इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें लाभ नहीं मिल पाता और लागत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कई प्रकार से कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। इसको मेरा बिल्कुल लाभ नहीं मिलता इसमें मेरे को। मैं वैज्ञानिक से थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा कि इसकी खेती किस विधि से की जाए, इसकी तैयारी किस ढंग से की जाए, लगाने का समय जो है क्या है, खेत की तैयारी किस ढंग से की जाए, बरेजा कैसा बनाया जाए, रोपाई कैसे की जाए, खाद वाद कैसी डाली जाए, कितनी मात्रा में डालना है, ये कौन सी वैरायटी है, उसको और कैसे लगाया जाए, कैसे डाला जाए, इसमें जिसमें लाभ हो मेरे को और सभी को लाभ मिले, पान कृषकों भाइयों को, ऐसा मेरा सोच है। पान बरेजे का निर्माण एवं रोपण की उचित तकनीक को कैसे अपनाएंगे जिससे आपको स्वस्थ पान की पत्तियों की प्राप्ति हो, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, सबसे पहले हमारे लिए जानने की आवश्यकता है कि पान को किस प्रकार के जलवायु में करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए गर्म और नमी भरा या आर्द्र जलवायु जो होती है वो इसके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ये तो ऐसे में से विशेष प्रकार की संरचना जो कि बांस या फिर शेड नेट से बनी होती है, जो कि बरेजा कहलाती है, उसके अंदर करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा बात जो भूमि का चयन करते समय आप ध्यान रखें कि भूमि जो है समतल हो और हल्का सा उसमें स्लोप हो या ढलान हो, जिससे पानी बारिश के समय में ना रुके। जो पान की जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं वो ज़मीन इस प्रकार से होना चाहिए, हल्की काली मिट्टी होना चाहिए या बालुई दोमट मिट्टी रहती है तो वो और अच्छी रहती है। तो इन बातों का ध्यान रखें भूमि के चयन के लिए। जब आपकी
आपकी भूमि का चयन हो जाता है किसान भाइयों, तो अप्रैल और मई का महीना या गर्मियों के महीने में हमें उसमें हल गहरी जुताई उसमें अवश्य कर दें, जिससे ज़मीन के अंदर जो खरपतवार के बीज हैं या साथ ही साथ जो कीड़े के अंडे या बीमारी के फफूंद जो पड़े हैं वो ऊपर आ जाएं और तेज सूरज की रोशनी से जो धूप पड़ रही है उससे वो नष्ट हो जाएं। इससे हमारी मृदा का जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। इसके बाद आप जब की बरेजा बनाने की तैयारी करें तो उससे पान लगाने से लगभग 20 से 25 दिन पहले हम बरेजा बनाने की तैयारी करें। इसके लिए अगर चौकोर में पहले चूना डालकर निशान लगा लें जहाँ पर बरेजा बनाना है, उसके बाद आप 1-1 मीटर की दूरी पर आप बांस को लगा दें। इसके स्थान पर किसान भाइयों यदि आप आधुनिक बरेजा बनाना चाहते हैं तो शेड नेट युक्त बरेजा भी आप बना सकते हैं, जिसमें जीआई स्टील के पाइप का बांस के स्थान पर उपयोग होता है। इसका भी आप बना सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद बरेजे में छाया करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप धान का पुआल या कांस को आप प्रयोग ला सकते हैं। कांस के पत्तों से उसको पुआल को अच्छी प्रकार से बांध दें या प्लास्टिक की रस्सी भी बाजार में उपलब्ध है, उससे भी आप बांध सकते हैं। किसान भाइयों जैसे ही बरेजे का निर्माण हो जाता है उसके बाद हमें अंदर जितने भी घास फूस हैं उसको आप निकाल दें। जो भी खरपतवार के पौधे इसमें निकल रहे हैं उसको पूरी तरह से बरेजे को साफ कर लें। साफ सफाई करने के बाद किसान भाइयों 1 लीटर पानी में 10 ग्राम बोर्डेक्स मिक्सचर के मान से आप बोर्डेक्स मिक्सचर ले लें और इससे पूरे बरेजे को तर कर दें, जिससे फफूंद जनित रोग जो है या जीवाणु जनित रोग है उसका प्रकोप हमारे पौधों पे नहीं होगा। इसके बाद आपको अच्छी किस्म के पौधों का चयन करना है। तो मध्य प्रदेश में कई किस्में किसान भाई लगाते हैं, इनमें से कपूरी, बंगला, कलकतिया या मीठा पान जिसका बाजार में बहुत अच्छा रेट मिलता है उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप नए पौधे ले उसमें आप एक बात का ध्यान रखें, जो भी हम शाखा या बेल ले रहे हैं वो पुराने पौधों से यानी 1 साल से अधिक पुराने पौधे होना चाहिए। उनका ऊपरी सिरा जो कि लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो, जिसमें 4 से लेकर 6 गठाने हो, गठान पर अगर एक पत्ती लगी है तो वो भी उपयुक्त है। इस प्रकार का पौधा आप लें और ऐसे पौधे अगर 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो 1.5 से 2.25 लाख पौधे 1 हेक्टेयर में की आवश्यकता होती है। बरेजा बनाने के बाद इसमें पौधों को लगाने के लिए क्यारियां बनाने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग दूरी पे पान लगाया जाता है। वैसे आप 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर आप मेड़ बना लें बरेजे के अंदर और इन मेड़ों पर 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कलम को लगा दें। कलम में 2 से लेकर 3 गठान जमीन के अंदर दबा दें, बाकी ऊपर रहने दें। किसान भाइयों कलम को लगाने से पहले इसको रोग मुक्त करना बहुत ही आवश्यक है। तो एक तसला ले लें या बर्तन ले लें, उसमें साफ पानी ले लें और उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC आता है, बाजार में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, इसका 3 ग्राम 1 लीटर पानी के मान से इसमें घोल बना लें और इसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी डाल सकते हैं। इन दोनों को डालने के बाद 30 मिनट तक बेलों को इसमें डुबा के रखें और डुबाने के बाद ही इसको अपन को पौधों को लगाना है। पौधे लगाने का काम हमेशा दोपहर के बाद करें या सुबह करें। दोपहर में इसका पौधे लगाने का काम इसमें आप ना करें। इसके बाद किसान भाइयों इसमें सिंचाई की बात आती है तो अभी गर्मियों का मौसम है तो आप बहाकर सिंचाई इसमें कर सकते हैं और सिंचाई देने की इसमें पान में कम मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती, लेकिन बार बार सिंचाई देनी पड़ती है। इस बात का आप ध्यान रखें किसान भाइयों। इसके बाद इसमें खाद का बहुत ही महत्व होता है, खाद देना बहुत ही आवश्यक होता है और इसमें जो खाद की मात्रा रहती है 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम स्फोर और 100 किलोग्राम इसमें पोटाश की आवश्यकता रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्फोर और पोटाश पहले खेत को तैयार करते समय आपको दे देना है। बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 4 भाग में विभाजित कर आपको देना है, जिससे पौधों की बढ़वार, चूंकि ये वानस्पतिक वृद्धि वाला पौधा है इसलिए नाइट्रोजन को हमेशा तोड़ के 2 महीने के अंतराल पर इसमें आपको देना है। इसके साथ साथ जब भी आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो आप इसमें
जो खली बाजार में मिलती है उसको आप ले सकते हैं। विशेषकर आप सरसों की खली का इसमें प्रयोग करिए और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करिए। तो जब भी आप नाइट्रोजन देते हैं तो उसको 1 भाग नाइट्रोजन और 1 भाग खली या फिर वर्मी कंपोस्ट का मिलाकर ही आप पौधों में दें और उसके बाद इसमें सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, इसमें कभी कभी हम देखते हैं कि जिंक एवं मैग्नीज की कमी भी हो जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि सही प्रकार से नहीं होती है। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें जिंक का जो घुलनशील जिंक बाजार में उपलब्ध होती है, साथ ही में सूक्ष्म तत्व के रूप में जो मैग्नीज उपलब्ध होता है, इसका पत्तियों पर छिड़काव करने से पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि इस विधि को अपनाते हुए अगर आप पान की खेती करते हैं तो प्रति पौधा प्रति वर्ष 60 से 70 पत्तियां, या अगर हम बोलते हैं तो 20 से 25 लाख पत्तियां प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें अपन को मिलेंगी। तो किसान भाइयों, आशा है कि आप इस विधि को अपनाकर पान की खेती अच्छे से कर पाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। उद्यानिकी के अंतर्गत आंवला की खेती राज्य में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन इस फल वृक्ष से किसानों को अपनी आशानुरूप उत्पादन नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसान भाई फलों की तुड़ाई उपरांत आंवला के वृक्षों में खाद, उर्वरक, सिंचाई व पौध संरक्षण इत्यादि प्रबंधन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो किसान भाइयों, आंवला के फलोद्यान में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को संपादित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर उदय भान। इस समय आप देखिए कि आंवला पर फूल आ रहा है। ये देखिए, जिसको हम पत्ती समझते हैं सामान्यतः, जैसे ये पत्ती होती है, ये पत्ती नहीं होकर के आंवला की डाली होती है और इस पर ही फूल आता है। इसमें विशेषता है कि इस समय फूल आ गया, फूल आने के बाद में इसमें फल यानी कि पॉलिनेशन भी हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, फल सेट हो जाएगा। और इसके बाद में आप ये देखिए इसमें पत्तियां आ जाएंगी और ऐसा लगेगा कि इसमें कोई फल नहीं है। लेकिन आप देखिए आश्चर्य रूप से इसमें फल बन चुका है और जैसे ही अगस्त के महीने में बारिश होती है वैसे ही वो फल फूलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव डोरमेंसी यानी कि फल वाली जो डोरमेंसी होती है, सुषुप्तावस्था होती है, उसमें चला जाता है। इसके बाद में ऐसी शाखाओं को काटना जिनकी में कि फल बन चुका है, फूल आ चुका है, तो उस शाखा को काटना, एक तरह से हम उस फल वाली शाखा को काट रहे हैं। इसलिए इस समय हमको कटाई छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ इसमें जो होगी, भी कोई खाद वाद भी इसमें नहीं देना है। जुलाई के महीने में जैसे ही फल फूलना शुरू होगा उस समय इसमें करीब बाद में आधा किलो नाइट्रोजन यानी आधा किलो यूरिया जो है प्रति पौधा पूरे थाले में फैला करके देना है। ये देखिए कि इसमें जो खाद दिए जाते हैं, मुख्यतः जब पौधा 8 से 10 साल का हो जाता है उसमें प्रति पौधा लगभग 80 से 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, ये दिसंबर के महीने में किसी भी फलदार पौधे में फूल आने से 2 महीने पहले हम खाद देते हैं। तो दिसंबर जनवरी के महीने में लगभग 80 से 100 किलो गोबर की खाद और आधा किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, आधा किलो यूरिया और लगभग 2 किलो जो है सुपर फॉस्फेट की मात्रा देंगे। तो उससे इसमें फूल अच्छा आएगा और बाद में जो है अच्छी फलत होगी। आप ये देखिए, जो आंवला है, आंवला में कम पानी की ज़रूरत निश्चित रूप से होती है और इसमें यदि क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव डोरमेंसी गर्मी में आ जाती है, यदि पानी उस समय उपलब्ध नहीं भी होगा तो भी उस स्थिति को ये एस्केप कर जाता है। इस तरह से किसान भाइयों, हम आंवला में जो है
ये सारी सिचुएशंस को समझ करके आंवला में हमने ये देखा है कि आंवला की जो अच्छी किस्में हैं उसमें चकैया काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके अलावा NA7 है, NA10 है, या हम ये कह सकते हैं कि बनारसी आंवला है, जिसमें चकैया को यदि हम देखें तो काफ़ी हैवी यील्डर है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। ये कम लागत में और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालौद, जिला दुर्ग के कृषक अशोक देवांगन ने। यह कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो अशोक देवांगन जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंश। वर्गीय जो सब्जियां हैं और ककड़ी है, ये सभी अभी किसानों के खेतों में लगी हुई है और इसमें दो समस्याएं हैं जो अभी आ रही हैं। एक तो भभूतिया रोग आता है, ककड़ी में भी आता है और लौकी कुमड़ा जो अभी लगा गर्मी का उसमें भी आता है। तो भभूतिया रोग के लिए तो जो दवाइयाँ हैं जैसे कार्बेंडाजिम नाम की दवा है या हेक्साकोनाजोल नाम की दवा है या कैलेक्सिन है, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको एक ग्राम या 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल के छिड़काव करने से और ये भभूतिया रोग जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। दूसरा ये देखा गया कि इनमें कभी कभी अभी जैसे थोड़ा सा मौसम जो था, ठंडा मौसम था, पानी भी गिरा था, उस मौसम में वो जो डाउनी मिल्ड्यू है वो भी ककड़ी में, करेले में और ये सब में देखा जा रहा था। तो अगर उस तरह का डाउनी मिल्ड्यू है, ऊपर से देखने में पत्तियां ऐसी लगेंगी जैसे वहाँ का हरा भाग जो है वो निकल के और पीला पीला हो जाता है बीच बीच में, तो उस तरह की। और नीचे तरफ देखेंगे तो बैगनी धूसर रंग का जो फफूंद है वो दिखाई देता है। तो इस तरह की भी समस्या आ रही है। अभी ये पानी गिरने के बाद ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जितने भी प्रकार के डाउनी मिल्ड्यू हैं सबके लिए 2-3 अच्छी दवाइयां हैं। एक तो रिडोमिल है जिसमें मेटालैक्सिल और मैनकोजेब का मिश्रण है, वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी से अच्छा नियंत्रित होता है वो। और कुछ नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जैसे कॉपर फंजीसाइड है, 2.5 से 3 ग्राम लगता है 1 लीटर पानी में, या मैनकोजेब है, बोर्डेक्स मिक्सचर, ये सब 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में लगते हैं। इसका किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जब ज़्यादा सीवियरिटी हो तो फिर रिडोमिल का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा प्रभावी है। और मोज़ेक की समस्या अभी कुछ दिनों तक आएगी जब तक और गर्मी नहीं बढ़ती, जिसमें पूरी पत्तियाँ चित्तीदार होकर फिर पीली हो जाती है। कुकर बिट्स में आता है मोज़ेक। तो उसके लिए किसान भाइयों को करना यह है कि कीड़े को नियंत्रित करना है, कीट नियंत्रण अच्छे से करें, खासकर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं। और उसके लिए जैसे इमिडाक्लोप्रिड है या एसिटामाप्रिड है, इस तरह की ये जो दवाइयाँ हैं इनका लगभग ये 1 एकड़ में 60 से 70 मिलीलीटर या ग्राम में ये दवाई लगती है। एक स्प्रेयर में 5 से 6 मिलीलीटर या 5 से 6 ग्राम लगती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा रोग है श्याम वर्ण रोग। यह एक प्रकार की फफूंदी से लगने वाली बीमारी है। प्रारंभ में पत्तियों व फलों पर जलसिक्त धब्बे बनते हैं, बाद में गहरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। ये धब्बे आकार में छोटे व बीच से गहरे उठे हुए होते हैं। यह रोग लौकी, कद्दू आदि में विशेष रूप से पाया जाता है। रोकथाम हेतु रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 12 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव को दोहराते हुए कम से कम 3 छिड़काव आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है धारा खोज, जिला होशंगाबाद के कृषक किशन लाल पटेल ने। इनकी एक गाय के थन से दूध टपकता है, या इसके प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो किशन लाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं इस तरह के पशुओं में खास करके जो गाय को बछड़ा थोड़ा सा भी यदि चाट लेती है, शक कर लेती है, तो उसके बाद उसके छिम्बी से, उसके टीट से
मिल्किंग शुरू हो जाता है और फोर्सली 1 2 3 कभी कभी चारों टीट में इस तरह की समस्या हो जाती है, या 1 2 से पूरा आप मिल्किंग करना चाहें तो 1 से 2 टीट से आप मिल्किंग करेंगे और चारों से मिल्क ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएगा या धार के साथ जब गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो बीमारी है उसको लीकिंग ऑफ टीट कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि टीट स्फिंक्टर का जो है लूज होना और फास्फोरस की कमी के चलते इस तरह की समस्या प्राय पशुओं में देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको चिकित्सा करवाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको फास्फोरस जैसे मल्टीफॉस या फिर टोडाफॉस आप उसको 50 ग्राम करके आप कुछ दिन खिला के देख लें, और उसके बावजूद भी यदि उसका लीकिंग ऑफ टीट नहीं बंद होता है तो आप उसके लिए डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। उसमें टीट स्फिंक्टर को नैरो करने के लिए वहाँ पर कुछ दवा का प्रयोग करना पड़ेगा और तब जा करके आपको इस बीमारी से निजात आप पा सकते हैं। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी इस तरह की समस्या होती है, लेकिन जनरली इसमें फास्फोरस की कमी और टीट स्फिंक्टर का लूज होना, तो टीट स्फिंक्टर लूज भी फास्फोरस की डिफिशियंसी के चलते ही होता है। तो इसलिए उसका जरूर ये कर लेंगे। और इस तरह से जो ग्रसित गाय है तो उसको मास्टाइटिस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जब भी बैठेगी और उसका थन छपेगा या जरा सा गाय का बछड़ा चाट लिया, सट गया या थोड़ा सा शक कर लिया, उसके बाद मिल्क का बाहर विथड्रॉ होने लगता है, निकलने लगता है। तो अब गाय बैठी हुई है तो नीचे ज़मीन से धूल मिट्टी मिलने से, उसमें जो है सो गंदगी मिलने से उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने का चांस बहुत अधिक होता है। और इस तरह से जो गाय है उसको आपको विशेष देखभाल की आवश्यकता होगी। और जब भी इस तरह से देखें कि उसका मिल्क बाहर निकल रहा है तो उसको आप बाहर निकालने का प्रयास करें कि निकालने बाल्टी में, ताकि उससे हमेशा लीकिंग ऑफ टीट नहीं हो। और लीकिंग ऑफ टीट यदि होते रहता है, हमेशा दूध उससे टपकते रहता है, कभी ड्रिबल्स के रूप में, ड्रॉप के रूप में या धार के रूप में, तो उसमें इन्फेक्शन का चांस अधिक रहता है। इसलिए इस तरह की संभावना जब भी आपको मिले तो आप योग्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी से प्रारंभ इसकी चिकित्सा करवा दें। इसलिए इसमें आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। साफ सुथरा रखें और इसको स्प्रे का स्प्रे या खरसोलिन TH आफ्टर मिल्किंग उसमें डिपिंग करें, और पशु को जहां बांधते हैं वहां फिनाइल वगैरह से साफ सुथरा कर दें, और बछड़े को उससे अलग रखें ताकि बछड़ा उसके कांटेक्ट में नहीं जाए कि बार बार उसके टीट से, उसके अडर से मिल्क बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ने की पेड़ी फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540805 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।